हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग BHIC 107 के सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को संक्षिप्त में देखेंगे। तो आइए पहला चैप्टर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का इतिहास। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत-ए-हिंद, सल्तनत-ए-दिल्ली कहा जाता है। सल्तनत काल साहित्य के समृद्ध रूप में फूलने फलने का युग रहा है। यह वह युग था जब संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के साथ साथ नई भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस सांस्कृतिक और साहित्यिक संश्लेषण का प्रतिबिंबन फारसी एवं संस्कृत के मध्य आपसी आदान प्रदान द्वारा तथा उर्दू जैसी संश्लेषणात्मक भाषा की उत्पत्ति और विकास में हुआ। संस्कृत और फारसी से काफ़ी हद तक प्रभावित प्रादेशिक भाषाओं और साहित्य में इस युग की धार्मिक, सामाजिक और लोकप्रिय अभिप्रवृत्तियों का प्रतिबिंब था। अमीर खुसरो और जायसी जैसे मुस्लिम लेखकों की हिंदी रचनाएं और इसी प्रकार बंगाली मुस्लिम कवियों द्वारा रचित बंगाली वैष्णव काव्य भी सांस्कृतिक संश्लेषण के इस युग की विशिष्टताएं थी। चैप्टर 2, राजनीतिक संरचनाएं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में इतिहास रचना की ओर अधिक ध्यान दिया। इस काल के इतिहासकारों ने आगामी पीढ़ी के लिए अपने अनुभवों को संचित्र किया ताकि आने वाली पीढ़ी भविष्य में इन संचित अनुभवों से लाभ उठा सके। यही कारण है कि इस युग में अनेकों ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। इनमें केवल युद्धों, उनमें प्रयोग की जाने वाली नीतियों तथा संधियों का ही वर्णन है, किंतु इस सब का अर्थ यह नहीं है कि ऐतिहासिक ज्ञान की दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण नहीं है। निसंदेह इन ग्रंथों में राजनीतिक इतिहास की ही प्रधानता है, किंतु बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियों की भी जानकारी मिल जाती है जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सन 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी के काल में अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई। इन ग्रंथों से हमको मध्य युग की राजनीतिक दशा के साथ साथ सामाजिक दशा की भी ज्ञान प्राप्त होती है। कुछ बादशाहों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, बादशाहों द्वारा जारी किए गए आदेश, शहजादों तथा शहजादियों, बादशाह के मंत्रियों द्वारा बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारियों को लिखे गए पत्र भी इस काल के इतिहास को जानने के प्रमुख साधन हैं। इस काल में भारत आए विभिन्न देश के यात्रियों द्वारा भारत के विषयों में लिखे गए विवरण भी इस काल के इतिहास का अध्ययन करने में सहायता देते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में संबंधित प्राप्त होने वाली पुरातत्व सामग्री भी इस काल के इतिहास की जानकारी देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैप्टर 3, समाज और अर्थव्यवस्था। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के फलस्वरूप तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तनों के साथ आर्थिक परिवर्तन भी हुए। इस दौरान नगद लेन देन और शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए गए। भू राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत था। भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। दूसरी ओर मुगल काल में मुद्रा प्रणाली त्रिपदीय थी, अर्थात इसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के का उपयोग किया जाता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कृषि उत्पादन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए। इस दौरान नई तकनीकों के आने से सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ और कुछ फसलों का अधिक प्रसार हुआ। मुगल काल में भी कृषि उत्पादन में कुछ परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन कई महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधियां देखने को मिलती है। राजनीतिक स्थिरता और उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण इस काल में व्यापारिक गतिविधि में काफ़ी तेजी आई। मध्यकाल में समुद्री व्यापार में भी परिवर्तन देखा जा सकता है।
पुर्तगालियों के आने के बाद एशिया और खासकर भारत में व्यापार जगत में परिवर्तन आया। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भारतीय नई शिल्प कलाओं और तकनीक के नए यंत्रों से परिचित हुए। इस काल की एक मुख्य विशेषता यह थी कि इस काल में शहरी केंद्र और शहरी जीवन विकसित अवस्था में थे। चैप्टर 4 धार्मिक विचारधाराएं एवं दृश्य संस्कृति। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ एक विशाल क्षेत्र में फैले विभिन्न प्रकार के सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय समाज में तुर्क शासकों की धार्मिक कट्टरता के कारण संकीर्णता, अंधविश्वास एवं आडंबर का बोल बाला था। भक्ति को सामाजिक एवं धार्मिक सुधार की दृष्टि से माध्यम बनाकर जिस आंदोलन का सूत्रपात हुआ वह भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाने वाला यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। इन आंदोलनों को दक्षिण भारत के पुराने भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है, पर सल्तनत काल में पनपने वाला भक्ति आंदोलन अपने समय की उपज था। इसका ऐतिहासिक संदर्भ अलग था और इसकी कुछ खास विशेषताएं थीं। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों का सूफी मत या तत्सुफ के नाम से जाना जाता था। कला और वास्तुकला अपने समय की संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति है, क्योंकि वे उन समाज के मनोभावों और दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। इसमें समाज के विचारकों और तकनीकों को दृष्टिगत अभिव्यक्त प्राप्ति होती है। इस अवधि के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कैसे गौण थी और ज़्यादातर समय में महिलाएं कैसे उत्पीड़न और अधीनस्थ थी, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन दमन का मूल स्रोत स्त्री और पुरुष के शारीरिक भेदों पर जिस प्रकार महत्व देता है उसको रेखांकित किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से BHIC 107 के चारों चैप्टरों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।